हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 170 से लेकर 185 तक को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 170 में कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। कंसल्टिंग सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या आता है, तो कंसल्टिंग सर्विसेज में आता है प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल्स, स्ट्रेटजिक और एडवाइजरी वर्क। जो भी प्रोक्यूरमेंट होगा इंटेलेक्चुअल, स्ट्रेटजिक और एडवाइजरी वर्क से रिलेटेड वो सब कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। और उसमें क्या नहीं होगा, तो फिजिकल गुड्स और कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होगा वो कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। अब जैसे इंटेलेक्चुअल वर्क कौन सा हुआ, तो इंटेलेक्चुअल वर्क जैसे मान लीजिए आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़ी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस पर अगर कोई रिसर्च होगा तो उस तरह का जो वर्क है वो इंटेलेक्चुअल वर्क में आएगा। ठीक है। स्ट्रेटजिक वर्क क्या होगा, तो जो स्ट्रेटजिक वर्क है, जैसे भारत सरकार ने देश को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो टारगेट रखा है वो स्ट्रेटजिक वर्क में आएगा। स्ट्रेटजिक वर्क में क्यों आएगा, स्ट्रेटजिक वर्क का मतलब है कि लॉन्ग टर्म अगर कोई प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और उसके लिए आज कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस तरह का काम जो है स्ट्रेटजिक वर्क में आता है। एडवाइजरी वर्क क्या होता है, तो एडवाइजरी वर्क जो है जितने भी जो लीगल टाइप का जो काम है वो भी एडवाइजरी वर्क में आता है। नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन का जो पोस्ट है वो भी एडवाइजरी नेचर का है। वो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में और इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए एडवाइस करता है, तो वो भी एडवाइजरी वर्क हो गया। या जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जैसे टेक्निकल नेचर का वर्क होता है उसके लिए क्या है, एडवाइजर को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, कंसल्टेंट के रूप में हायर किया जाता है, तो उस तरह का जो है वो एडवाइजरी वर्क में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल, स्ट्रेटजिक और एडवाइजरी नेचर का होगा वो कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। जो फिजिकल गुड्स और कंस्ट्रक्शन है वो कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन सा एडवाइजरी वर्क है। तो नीचे दिया हुआ है जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, पॉलिसी कंसल्टेंट है, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट है, ये सब एडवाइजरी नेचर का है। कम्युनिकेशन कंसल्टेंट क्या हुआ, तो जैसे गवर्नमेंट जो है किसी पॉलिसी को, किसी कैंपेन को अवेयरनेस फैलाती है, लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके उसके लिए जो है टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाती है, किसी स्कीम को पहुंचाती है, तो उसमें जो कंसल्टेंट इन्वॉल्व होता है वो कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हो गया। सरकार कोई पॉलिसी बनाती है और उसमें कोई कंसल्टेंट काम करता है तो पॉलिसी कंसल्टेंट हो गया। मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया। तो ये सब जो है ना, ये सब कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। ठीक है, इस तरह का वर्क। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें क्या है कि एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज भी उसके अंदर भी बहुत सारा काम आता है। जैसे फिजिबिलिटी स्टडीज, मान लीजिए गवर्नमेंट को जो है क्या बनाना है, कोई मेट्रो क्या करना है, कोई मेट्रो बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कराएगी, फिजिबिलिटी स्टडीज करवाएगी। ठीक है, क्या कराएगी, फिजिबिलिटी, मान लीजिए फिजिबिलिटी कोई स्टडीज करवाती है कि यहाँ जो है मेट्रो बन सकता है कि नहीं, और मेट्रो बनेगा तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो उस तरह और जो है किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, भूस्खलन तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जो फिजिबिलिटी स्टडीज करवानी पड़ती है। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जैसे मान लीजिए कि मशीन का डिजाइन करना हो गया, ठीक है, या उसके अलावा क्या है, रोड का, हाईवे का, ब्रिज का, ये सब का जो डिजाइन करना होता है ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है। उसके बाद आप देखेंगे फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज। जैसे टैक्सेशन सर्विसेज में जैसे मान लीजिए सीए वगैरह को हायर करते हैं, तो ये भी किस में आ गया, टैक्सेशन सर्विसेज में, अकाउंटिंग सर्विसेज में, ये सब में आ जाएगा। ठीक है, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं तो इस तरह का, या जो ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल वगैरह तैयार करना है तो वो सब भी क्या है, उसके लिए वो कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। तो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन कंसल्टिंग सर्विसेज में आता है, और उसमें से एक प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स वाला दे देगा, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन जो है कंसल्टिंग सर्विसेज में है, कौन नहीं है।
तो वो आगे पढ़ेंगे, वो आगे आपको देखेंगे कौन कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं है। तो जैसे देखिए नॉट इंक्लूडेड इन कंसल्टिंग सर्विसेज, जो है कंसल्टिंग सर्विसेज में कौन इंक्लूड नहीं है, यहाँ देखिए तो बोल रहा है गुड्स एंड वर्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। डायरेक्ट हायरिंग ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी किसमें कंसल्टिंग सर्विसेज में इंक्लूड नहीं है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन बना देगा, उसमें से 3 जो है कंसल्टिंग सर्विसेज वाला दे देगा और एक गुड्स एंड वर्क्स वाला भी दे देगा। डायरेक्ट हायरिंग ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आता है। तो गुड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और प्रोक्यूरमेंट ऑफ वर्क्स जो है कंसल्टिंग सर्विस में नहीं आएगा। डायरेक्ट हायरिंग ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी किस में नहीं आएगा, कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना देगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला रूल है हमारा क्या, रूल 178 में दिया गया है कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकती है, हायर कर सकती है किसको, एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को, कंसल्टेंसी फर्म्स को या कंसल्टेंट को फॉर स्पेसिफिक जॉब। जो है मिनिस्ट्री के पास कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसको करने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है, कंसल्टेंट को हायर कर सकती है, कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर कर सकती है। ठीक है। 179 में क्या दिया हुआ है कि ये हायरिंग के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस वगैरह बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद बनाएगी। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पावर है डिटेल इंस्ट्रक्शंस बनाने का, लेकिन जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस बनाएगी वो GFR में दिए गए रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, इसके कॉन्ट्रावेंशन में नहीं बनाएगी। आगे देखते हैं रूल 180। रूल 180 में क्या दिया हुआ है, रूल 180 में दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी क्या हाई क्वालिटी सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कोई हाई क्वालिटी सर्विसेज है जिसको करवाना है और उसके पास जो है एक्सपर्टीज नहीं है हाई क्वालिटी सर्विसेज को करने के लिए, अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो उस केस में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी, कंसल्टेंट को क्या करेगी, हायर करेगी, इंगेज करेगी। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है 180 में कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं है हाई क्वालिटी सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए, तो उस केस में वो कंसल्टेंट को हायर कर सकती है। 180 में दिया हुआ है। 181 में क्या दिया हुआ है, 181 में दिया हुआ है कि जो कंसल्टेंट हायर करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप ऑफ असाइनमेंट क्या होगा, उसका क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसका क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो वो रूल 181 में दिया हुआ है कि जो भी एक पेपर प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें जो है क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द वर्क होगा। ठीक है, और उसमें जो है और क्या हो सकता है, तो एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो कंसल्टेंट को मीट करना है वो भी जो है उसमें मेंशन करेगा। जैसे बिड डॉक्यूमेंट कैसे हम बनाते हैं उसी तरह से जो है क्या करेगी गवर्नमेंट, जो है इसको क्या करेगी, प्रिपेयर करके रखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 182 देखते हैं। रूल 182 में दिया हुआ है कि जो है जैसे अगर हम स्कोप ऑफ वर्क जो है हमें पता चल गया कि हमें क्या करवाना है, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करवाना है, ये सब पता चल गया, तो उसके बाद जो है ना हम एस्टीमेट बनाएंगे कि वो काम को करवाने के लिए कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, वो एस्टीमेट तैयार करना है। वही दिया हुआ है कि एस्टीमेट क्या करना है, एक्सपेंडिचर तैयार करना है। ठीक है, क्या करना है, एस्टीमेट एक्सपेंडिचर तैयार करना है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, क्या करने के लिए, कंसल्टिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर एक्टिविटीज। बेसिकली जो है एस्टीमेट रीजनेबल एक्सपेंडिचर तैयार करना है। कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो दूसरा जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इस काम में इन्वॉल्व है उसे कंसल्ट करके एक जो है ना एस्टीमेट तैयार कर लेंगे इसमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है रूल 183 देखते हैं। 183 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली सर्विसेज। ठीक है, तो 183 में दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली सर्विसेज, यानी इसमें दिया हुआ है कि अभी हम क्या देख रहे थे कि जो है गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो गवर्नमेंट जो है अपना रिक्वायरमेंट बना रही थी, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, कंसल्टेंट को क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। जब वो अपना जो है रिक्वायरमेंट बना ली उसके बाद क्या है उसमें कितना खर्चा है कंसल्टेंट को हायर करने के लिए, वो एस्टीमेट भी तैयार कर ली। अब एस्टीमेट तैयार कर ली है तो उसके बाद का प्रोसीजर है कि अगर 50 लाख तक का, अप टू 50 लाख तक का अगर जो है
एस्टीमेट है, अप टू 50 लाख तक का एस्टीमेट है कंसल्टेंसी फर्म्स को या किसी कंसल्टेंट को हायर करने का, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में जो है जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो क्या करेगी? तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है पोटेंशियल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है पोटेंशियल लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट, ठीक है, ये तैयार करेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी? लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट का क्या होगा? ये लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट का क्या करेगी? ठीक है, वो तैयार करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी, पोटेंशियल कंसल्टेंट का एक लिस्ट तैयार करेगी। और वो कैसे तैयार करेगी? तो वो तैयार करेगी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सिमिलर एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है तो उसे क्या करेगी? फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी है, ठीक है, इंक्वायरी करके, फॉर्मल या इनफॉर्मल इंक्वायरी करके क्या बनाएगी? तो ये एक लिस्ट तैयार करेगी पोटेंशियल कंसल्टेंट का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अप टू ₹50 लाख तक का अगर किसी कंसल्टेंट को हायर करने में खर्चा आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे? तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करेगी उसके लिए? तो उसके लिए पोटेंशियल कंसल्टेंट का एक लिस्ट तैयार करेगी, लॉन्ग लिस्ट। और वो कैसे तैयार करेगी? तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिमिलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उससे फॉर्मल इनफॉर्मल इंक्वायरी के द्वारा ये लिस्ट तैयार करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और इसका जो है दूसरा क्या है कि एभव ₹50 लाख रहेगा तो उसमें क्या होगा? ठीक है, एभव ₹50 लाख रहेगा तो उसमें क्या होगा? तो एभव ₹50 लाख रहेगा तो ऊपर जो हम अभी क्या किए हैं, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट, ठीक है, वो क्या करेंगे? तैयार करेंगे। कैसे? तो वही फॉर्मल इनफॉर्मल क्या करने? इंक्वायरी के द्वारा। इसके अलावा, ठीक है, इन एडिशन, इसके अलावा और क्या करेंगे? तो इसके अलावा इन एडिशन जो है ये, ठीक है, ये रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, एक रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किस? फ्रॉम कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टेंट यानी इसमें है कि वो पोटेंशियल लिस्ट तो जो है ना पूछ पाछ के जो तैयार करेंगे सो करेंगे ही, उसके अलावा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कंसल्टेंट से मांगने के लिए जो है एक रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंसल्टेंट एक ये भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद जो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट होगा जो तैयार करेंगे, इसको क्या करेंगे? तो इसको जो है जेम पे और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उस पर क्या करेंगे? इसको अपलोड करेंगे, क्या करेंगे? अपलोड करेंगे या पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर देंगे। इसका पर्पज क्या होगा? तो इसका पर्पज होगा कंसल्टेंट से क्या करना? उसका इंटरेस्ट को, कंसल्टेंट को बोलना कि भाई आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें जो है अपना रुचि दिखाओ, ठीक है, अपना रिक्वेस्ट डालो कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली जो है जो 50 लाख से कम रहेगा तो उस केस में क्या करना है? तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो सिमिलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उससे पूछ पाछ के क्या कर देना है? एक लिस्ट तैयार कर लेना है कंसल्टेंट का। 50 लाख से ऊपर रहेगा तो पूछ पाछ के तो लिस्ट तैयार करना ही करना है। उसके अलावा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट भी तैयार करके जेम पे, CPPP पोर्टल पे और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे भी अपलोड पब्लिश कर देना है। ठीक है, और इसके अब ये कर देंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है जो कंसल्टेंट है उससे कमेंट्स, उसको बोलेंगे अपना
कमेंट्स देने के लिए क्या बोलेंगे, जो कंसल्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, अपना जो है क्या कमेंट्स देने के लिए, क्या करने के लिए, कमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, कमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो सफिशिएंट टाइम देंगे। क्या करेंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे, किसको, कंसल्टेंट को सफिशिएंट टाइम देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कंटेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसका कंटेंट क्या होगा, बेसिकली इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें तो होता है ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क, ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क। बेसिकली जो है काम क्या करना है कंसल्टेंट को, एक तो वो रहेगा कि कंसल्टेंट को काम करना क्या है, और दूसरा इसमें रहेगा कि इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है क्या इनपुट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और तीसरा जो है रहेगा इसमें वो रहेगा एलिजिबिलिटी। क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा कंसल्टेंट का। एलिजिबिलिटी और प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा किसका, कंसल्टेंट का। यानी क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाय कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट को मीट करना है वो इसमें रहेगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या रहेगा, तो कंसल्टेंट का पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस इन सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, इन सिमिलर वर्क, जो सिमिलर वर्क है, जो काम करने जा रहा है, ठीक है, जो करेगा उसमें उस तरह के काम में उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो जो कंटेंट ऑफ जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो कंटेंट होगा उसमें रहेगा ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क, यानी कंसल्टेंट को करना क्या है, और उस काम को करने के लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उस काम को करने के लिए क्या सपोर्ट करेगी, क्या इनपुट्स देगी अपना, वो भी मेंशन रहे क्या क्या इनपुट्स देगी। और तीसरा जो है एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो कंसल्टेंट को मीट करना है वो उसमें रहेगा। और चौथा पास्ट एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्क जो है ना वो कंसल्टेंट को बताना पड़ेगा। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंसल्टेंट। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं क्या हो गया, ये देख रहे हैं कि हम लिस्ट तैयार कर लिए हैं या जेम पे जो है डाल दिए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसको बोले भी है कि आप जो है अपना जो भी है रिक्वेस्ट सबमिट करो, कमेंट सबमिट करो। ठीक है, ये भी उसको बोल दिए हैं, सफिशिएंट टाइम भी दे दिए हैं। अब वो क्या करेगा, जो कंसल्टेंट है जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा, अपना सबमिट करेगा रिक्वेस्ट कि हम इंटरेस्टेड है जी। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो उसमें बोल रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग तो करेंगे तो भाई सबको तो नहीं कर लेंगे, जो सारा क्राइटेरिया मीट करेगा, जो एलिजिबल होगा उसी को करेंगे ना। तो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ये जो लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग करना है, तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, लेस देन 3 नहीं होगा, यानी कम से कम तो 3 होगा ही होगा। यानी कम से कम क्या होगा, कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट जो 3 कंसल्टेंट को या 3 कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी सर्विसेज को तो पार्टिसिपेट करना ही करना है, उससे कम नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंसल्टिंग सर्विसेज में कम से कम कितना कंसल्टेंट को पार्टिसिपेट करना आवश्यक है, तो 3 कंसल्टेंट को आवश्यक करना ही करना है, उससे कम नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है, क्या आउटपुट देना है, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे जो रेफरेंस है, रेफरेंस में है क्या होगा, तो इसमें कुल 5 पॉइंट है। जो इसमें पहला पॉइंट है वो दे रखा है कि प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो है ना इसमें क्या होगा, प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ
ऑब्जेक्टिव, यानी बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका, मतलब क्या काम करवाना है कंसल्टेंट से, फाइनली क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका वो बताना है। ठीक है, इसमें प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा है कि आउटलाइन ऑफ टास्क टू बी कैरीड आउट। ठीक है, आउटलाइन ऑफ टास्क टू बी कैरीड आउट, यानी कंसल्टेंट को कौन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंसल्टेंट को कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। आउटलाइन ऑफ टास्क टू बी कैरीड आउट, यानी क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो रहेगा। और क्या होगा, शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी जो कितने टाइम शेड्यूल में, शेड्यूल सबका जो है ना, ये जो आउटलाइन ऑफ टास्क होगा वो 4-5 तरह का होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। उसका ईच का शेड्यूल ऑफ टाइम क्या होगा, शेड्यूल ऑफ टाइम होगा, शेड्यूल ऑफ टाइम, जो भी कंप्लीशन का जो टाइम है, शेड्यूल ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, काम के करने का टाइम पीरियड उसमें दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद है कि जो सपोर्ट या इनपुट्स जो है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी वो भी इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, और 5वां दिया हुआ है कि फाइनल जो आउटपुट होगा वो क्या होना चाहिए, वो भी जो है इसमें मेंशन रहेगा। तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या मेंशन रहेगा, तो प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रहेगा, आउटलाइन ऑफ टास्क टू बी कैरीड आउट बाय कंसल्टेंट, शेड्यूल ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन, ठीक है, ऑफ ईच टास्क, सपोर्ट्स या इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और फाइनल आउटपुट क्या देना है, बेसिकली ये रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है, वो क्या चाहती है, गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कंप्यूटर का क्या किया जाए, कंप्यूटर का स्किल प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, प्रोवाइड कराया जाए। वो आजकल तो ये पुराना हो गया है, लेकिन समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना है, कंप्यूटर स्किल को है क्या करना है, उसमें उसको प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज को हायर करेगी। ठीक है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज को हायर करेगी, तो उसका जो TOR होगा वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका, जैसे मान लीजिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो स्किल इम्प्रूवमेंट हो गया। क्या हो गया, स्किल इम्प्रूवमेंट। जो ऑब्जेक्टिव हो गया इसका वो क्या हो गया, स्किल इम्प्रूवमेंट हो गया। और दूसरा है कि आउटलाइन ऑफ टास्क क्या हो जाएगा, जो इसमें आउटलाइन ऑफ टास्क है वो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो आउटलाइन ऑफ टास्क में क्या हो जाएगा, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई ऑफ प्रजेंट स्किल, यानी प्रजेंट स्किल कितना है किसका, जो भी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट उसका प्रेजेंट स्किल क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर क्या है उसके उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब ट्रेनिंग मॉड्यूल बन जाएगा उसका ट्रेनिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मटेरियल भी ठीक है प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जो ट्रेनिंग मटेरियल प्रिपेयर हो गया उसके बाद ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेनिंग इम्पार्ट कर देंगे। तो बेसिकली आउटलाइन ऑफ टास्क में क्या है, तो जो प्रेजेंट स्किल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है तैयार करेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, और ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और ट्रेनिंग और इम्पार्ट करेंगे। तो ये आउटलाइन ऑफ टास्क में आ गया कि ये टास्क जो है जो कंसल्टेंट होगा उसको ये टास्क जो है कंप्लीट करना है। 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट में है, तीसरा पॉइंट में कि गवर्नमेंट जो है क्या सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट के रूप में क्या देगी। तो इसमें जो गवर्नमेंट सपोर्ट के रूप में देगी वो क्या देगी, तो मान लीजिए कंप्यूटर देना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा, प्रीमिसेज देना पड़ेगा जहाँ ट्रेनिंग देना है। उसके अलावा नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना है उसका भी क्या करना पड़ेगा, वो भी बताना पड़ेगा। कंप्यूटर भी देना पड़ेगा, प्रीमिसेज भी देना पड़ेगा, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको भी बताना पड़ेगा, और प्रिंटिंग जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसकी प्रिंटिंग मतलब प्रिंट कॉपी देना पड़ेगा, प्रिंटिंग ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल। ये सब जो है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा में है कि क्या होगा, जो चौथा पॉइंट है
इसमें था एक शेड्यूल जो है शेड्यूल था, शेड्यूल क्या था, शेड्यूल कंप्लीशन, शेड्यूल ऑफ टाइम, ठीक है, क्या था, शेड्यूल ऑफ टाइम था। तो उसमें जो ये जो है 3 में ही आना था। तो उसमें क्या था कि मान लीजिए जो आइडेंटिफाई करना था प्रेजेंट स्किल को, उसको 1 वीक में वो कर देगा इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है स्किल आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके मॉड्यूल तैयार करेगा, तो मॉड्यूल तैयार करने में भी 1 वीक ले लेगा, ठीक है। उसका मॉड्यूल तैयार कर लिया, उसके बाद सरकार जो सपोर्ट करेगा वो मान लीजिए जो है सरकार जो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट, वो मान लीजिए वो सब जो है 2 डेज में मान लीजिए दे देगा। और जो है जो ट्रेनिंग देना है वो भी 1 वीक का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो टाइम शेड्यूल है वो टाइम शेड्यूल भी क्या है पहले से ही ठीक है सब कुछ बताना पड़ेगा। और इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, तो आउटपुट जो है इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो इसमें जो आउटपुट है वो हो जाएगा एक तो कि जो भी अटेंडेंस है, अटेंडेंस ऑफ एम्प्लाई है, एक तो वो जो है देना पड़ेगा। दूसरा जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कितने लोग जो है स्किल जो है स्किल्ड हो गए हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्किल्ड, ठीक है, रिगार्डिंग स्किल, ठीक है, रिगार्डिंग कंप्यूटर स्किल, ठीक है, कितने लोग जो है कंप्यूटर स्किल सीख गए हैं, इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ठीक है, बेसिक ये समझ में आ गया, जो प्रिपरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो आगे पढ़ना है वो जो है इसके बाद जो है रिक्वेस्ट पर प्रपोजल भेजते हैं। जब रिक्वेस्ट पर प्रपोजल भेज देते हैं उसके बाद सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।